हाँ जी. So, hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are now being on the verge of closing. फाइनली कल वो दिन आ गया है. कल के बाद कोई आईडीटी का कुछ नहीं, सर के रिसोर्सेस नहीं, शॉर्ट आईडीटी शॉर्ट्स नहीं, रिवीजन लेक्चर्स नहीं. तो कल फ्री हो जाओगे. मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा है. एक थोड़ा फटीक सा वो हो गया, एक्सटेंडेड हो गया. एंड ठीक है, ठीक है, इट्स फाइन. इट वॉज नॉट इन आवर हैंड्स. एंड हमने उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया और हमने मेहनत करी. सो बढ़िया है, सब बढ़िया है. बस अब थोड़ा सा टाइम रहता है, उसको अच्छे से हमें मैनेज करना है. सो टुमारो इज योर आईडीटी पेपर. और मैं आपको बताऊं, हमेशा रहता ही है ये, जब भी अटेम्प्ट रहता है. बट इस बार ना मुझे एक अलग लेवल का कनेक्शन फील हुआ आप लोगों से. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट द सेम. बट जिस हिसाब से टेलीग्राम पे हमारा डिस्कशंस हुए, हमारे इंटरेक्शंस हुए, बहुत बच्चों के क्वेरीज, बहुत बच्चों के साथ इंटरेक्शन, यूट्यूब पे जो रिस्पॉन्स था, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी वेरी दिल से थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स. और कैसे होता है ना कि हम तो मेहनत सेम ही करते हैं, बट वो जब रिस्पॉन्स भी सामने से आ जाता है ना, सो वी फील मोटिवेटेड, राइट. और इस बार जेन्युइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कल मेरा ही पेपर है. एंड ठीक है, कल आप मेरे बिहाफ पे जा रहे हो पेपर देने के लिए, आप मेरे को रिप्रेजेंट करने वाले हो और आप अच्छे से करोगे. आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट. ओके, तो अभी थोड़ा रिलैक्स करो, 10-15 मिनट बैठ जाओ. पढ़ाई ये वो आपकी चल रही है, आई नो, बट थोड़ा सा रिलैक्स करके जस्ट सिट एंड लेट्स हैव दैट दिल से कन्वर्सेशन वाला एक और छोटा सा कन्वर्सेशन. तो सुनो, आपका कल का पेपर है एंड कुछ आपके दिमाग में चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें. मैं लास्ट में प्रेजेंटेशन के कुछ टिप्स आपके साथ डिस्कस कर लूंगा. हालांकि एक डिटेल्ड वीडियो बन गया था, बट अभी उतना टाइम नहीं है. तो सुनो, पहली बात, एक ये दिमाग में आता है, दिस इज वेरी नॉर्मल, कि सर अब हमें ना टाइम ज्यादा मिल गया तो क्या पेपर डिफिकल्ट बनेगा, क्या कि आईसीआई ऐसा करेगा क्या. देखो, पहली बात, आईसीआई उस लेवल पे नहीं है कि अच्छा पेपर द टाइम इज मोर, अब इनको ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं होता है. ठीक है, मैं तो उल्टा कह रहा हूं. अगर पेपर डिफिकल्ट भी बन गया तो पहली बात सुनो, ये डिफिकल्ट के कंटेक्स्ट में ना दो चीजें आती है. सबसे पहले आपको ना पेपर में एक चीज नहीं करनी. देर इज आई थिंक एक रिफ्लेक्स बन जाता है हमारे माइंड का, देखते ही कि यार ये क्वेश्चन मैंने करा या नहीं करा. यू डोंट नो, यू डोंट हैव टू डू दैट काइंड ऑफ एनालिसिस. क्वेश्चन देखते दिमाग में ये नहीं आना चाहिए क्वेश्चन मैंने करा या नहीं करा, क्योंकि आपका माइंड की आदत क्या पड़ गई है कि हाँ ये किया किया है तो ये इजी है, ये नहीं किया तो ये मुश्किल है. ऐसा नहीं होता है. मुझे एक बात बताओ, इफ देर इज अ न्यू क्वेश्चन, आप अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करते हो क्या? एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, यू आर गोइंग टू बी अ चार्टेड अकाउंटेंट आफ्टर दिस. डू यू फील कि यू आर सो अनप्रिपेयर्ड कि नया क्वेश्चन आते ही आप एकदम हड़बड़ा जाओगे? आपको कंसेप्ट आता है, आप क्यों नहीं हैंडल करोगे उस चीज को? यू नो द कंसेप्ट. ऐसा तो नहीं है ना कि कल के आईडीटी के पेपर में हम डीटी और ऑडिट के क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं ना. यू हैव डन द कंसेप्ट. क्वेश्चंस चेंज हो गए, कुछ एडजस्टमेंट्स चेंज हो गई. ऐसा तो नहीं होने वाला कि कुछ भलता ही वो पूछ लेंगे. ठीक है ना, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चेंज हुआ, इंफॉर्मेशन देने का तरीका चेंज हुआ. इंग्लिश आती है, आप पढ़ोगे, यू विल आंसर द क्वेश्चन. व्हाई आर यू अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ कि नया क्वेश्चन आ गया तो हम पैनिक करेंगे? तो ये माइंड से ना रीजनिंग निकाल दो. नया क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है. नया क्वेश्चन इज जस्ट कि हो सकता है आपको 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगे टू एनालाइज एंड टू इंटरप्रेट एंड टू सॉल्व. कल को सर जेन्युइनली डिफिकल्ट आया, देखो डिफिकल्ट के ना दो पैरामीटर्स होते हैं. व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, दिस इज बेसिकली योर फियर. सो लेट्स टॉक अबाउट इट ना. इसको शांत करते हैं दिमाग में. ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर करते रहना है, थॉट को बात करते हैं. डिफिकल्ट के दो पैरामीटर्स होते हैं. एक तो होता है जेन्युइनली टफ क्वेश्चन हो सकता है, एक होता है लेंदी पेपर हो सकता है. देखो, अगर आपके सामने कोई जेन्युइनली टफ क्वेश्चन आए, इन माई ओपिनियन इट वोंट बी दैट द एंटायर पेपर इज टफ. एक आध सवाल मुश्किल दे सकते हैं, तो वो सबके लिए होगा ना. इट विल बी अ टफ और इट विल बी अ न्यू क्वेश्चन फॉर एवरीवन हु इज गोइंग टू सिट फॉर एग्जाम टुमारो. तो उस टाइम गेम कहां पलट जाती है, कौन इस चीज को शांति से ले सकता है. और मैं बताऊं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस टफ नहीं होते, क्वेश्चन का कुछ पार्ट टफ होता है. मैंने अपना डीटी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था, एक पार्ट टफ था लेकिन बाकी आता था ना मुझे, मैंने उस पर ज्यादा ध्यान दिया. सो पे अटेंशन कि अगर जेन्युइनली कोई सवाल आपको मुश्किल लग रहा है, आपको कौन सा पार्ट मुश्किल लग रहा है. और मुश्किल पार्ट होगा लेकिन कंसेप्ट आपको आता है तो आप हैंडल कर सकते हो. चलो मैं 100% अपना उसमें नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 80-85% तो ले आई विल बी एबल टू स्कोर. क्योंकि अगर आप पैनिक मोड में चले गए ना, तो जो आता आता हुआ पेपर होता है, लेट से आप 65 के लायक थे, वो 60 से भी आप 50-40 की तरफ जा सकते हो. सो पैनिक मोड में नहीं जाना है. अगर लेंदी पेपर आए, कई बच्चे यहाँ पे ऐसा सोचते हैं कि सर मैं सारा कुछ 100 की अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा. सुनो ना, अगर आपको लगता है लेंदी पेपर है, आपकी स्पीड का मैच नहीं हो रहा है, इन माई ओपिनियन प्लीज ट्राई टू डू वॉट एवर यू आर डूइंग करेक्टली. इवन इफ यू एंड अप अटेम्प्टिंग लेट्स से 85, मैं वर्स्ट केस ले रहा हूँ, 80-85 का आपने अटेम्प्ट किया, लेकिन सही से अटेम्प्ट किया, आपके 70 आ सकते हैं. ये ना थ्योरी पेपर नहीं है. थ्योरी में क्या होता है, सारा कुछ ठीक ठाक अटेम्प्ट किया तो अटेम्प्ट के नंबर मिल गए, कुछ हो गया.
प्रैक्टिकल वाले में अगर करे कराए में भी आप लेट से आप कल को 85-90 का अटेम्प्ट करते हो, जल्दबाजी में करते हो और उसमें चीजें सही नहीं निकली, कंक्लूजन सही नहीं निकले, एनालिसिस ढंग से नहीं हुआ, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, कंक्लूजन गलत होते जाएंगे, स्टेप मार्किंग में पहले में कोई मिस्टेक हो गई तो एंड तक गलत हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है लेंथी पेपर आया है तो आप 80 का करो, आप 85 का करो, लेकिन जो कर रहे हो वो बढ़िया तरीके से करो, ठीक है। अब ऑब्वियसली 85 मतलब आपका 30 का तो एमसीक्यू है, तो जो व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाटएवर यू आर डूइंग डू इट करेक्टली, दैट विल बी माय वेरी वेरी जेन्युइन एडवाइस टू यू, ठीक है। तो पैनिक मोड में नहीं जाना है, अंडरस्टैंड करना है कि जब ऐसा कोई हटके पेपर आया, अगर कोई बात नहीं, 2 मिनट डीप ब्रेथ, हैंडल करो, कंसेप्ट तुम्हें आता है, तुम इतने पागल नहीं हो, इस लेवल तक जो आए हो। सर अब कोई लास्ट मिनट टिप्स है क्या? तो सुनो, ये 2-4 क्वेरीज जो आ रही थी, एक ना ये आपको लग सकता है कि सर अब ना 5-6 दिन एक्स्ट्रा मिले थे, पोस्टपोन हुआ था, तो सर अब तो मेरा सिलेबस बहुत ही तगड़ा हो जाना चाहिए, सारे पार्ट्स तगड़े हो जाने चाहिए। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। एक हफ्ते में क्या हमने क्या आर वी मशीन्स? इट इज ओके इफ सम पार्ट स्टिल फील वीक, इट्स ओके इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन ऑल 100% एरियाज। इट इज अ सीए फाइनल पेपर। 4-5 दिन मतलब ये नहीं कि मैंने आपको 1 साल एक्स्ट्रा दे दिया है। तो अपने आप से थोड़ा सा ना, डोंट बी सो हार्श ऑन योरसेल्फ, रिलैक्स, यू हैव डन योर बेस्ट, आई नो दैट, आई नो फ्रॉम द क्वेरीज दैट आई हैव बीन गेटिंग कि तुमने मेहनत मारी है इस बार। 1-2 दिन पहला थोड़ा गड़बड़ हुआ है, उसके बाद सबने मेहनत करी है, सो ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो। थोड़े बहुत पार्ट्स तुम्हारे वीक रहेंगे, इट्स फाइन, इट इज कॉमन, इट इज अ कॉमन थिंग। कॉमन क्रेडिट पढ़ा है ना, तो दिस इज अ कॉमन थिंग तुम्हारे लिए, सब बच्चों के लिए, ठीक है। मैं ज्यादा टच में हूं आपसे ज्यादा, आई एम टेलिंग यू दैट। सर अगर कुछ पेंडिंग सिलेबस है तो कैसे करें? देखो मेरा बहुत ही एक ऐसा ओपिनियन रहता है कि आप आज रात तक जो भी है वो खत्म करो यार, लेकिन अगर फिर भी तुम्हारा नहीं होता है और तुम्हें वो करना जरूरी है, तो कल सुबह तुम मैक्स टू मैक्स 1-2 घंटा दे दो। बट कई बच्चों का होता है सर मैं सुबह 4 से 12 पढ़ूंगा, 4 से 1 पढ़ूंगा, मैं उस ओपिनियन वाला नहीं हूं। मुझे लगता है कि तुम्हारी नींद आज रात की सही से होनी चाहिए। सुबह बहुत ओवर करके अगर आप पेपर में जाओगे तो कहीं ना कहीं वो पेपर में थके हुए जाओगे। तो सुबह 1-2 घंटा दे दो, बचा हुआ क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। एक और चीज, अब जैसे ये वाला पार्ट रहता है ना, इसका कॉन्ट्रडिक्टरी है ये वाला। कई बच्चे स्पेसिफिक मैसेज आता है, सर मैंने ना आज ये वाला आईटीसी किया, मैंने आज ये वाला किया, कल मैं इसको दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ। ओवरडू मत करो। अगर आपने कोई चीज अच्छे से कर ली है तो कल सुबह अगर नहीं करोगे तो पेपर में भूल जाओगे, ऐसा नहीं होता है। इस हफ्ते जो तुमने किया है, मैं तो कह रहा हूं कुछ टॉपिक्स हो सकता है पिछले रिवीजन में कर रहे हो, वो भी पेपर में आएंगे, यू विल बी एबल टू क्लिक थ्रू द थिंग्स, आई एम टेलिंग यू दैट। सो डोंट ओवर डू थिंग्स, बार बार इतनी वो चीज हो जाएगी ना कि वो पेपर में ना कंफ्यूज हो जाओ, एंड दिस हैपेंस। तो आपको थोड़ा सा मॉडरेशन में रहना है, ठीक है। कुछ पार्ट्स वीक रहेंगे और सारे पार्ट्स आपको ओवरडू नहीं करने, क्योंकि ये बहुत बच्चे कर रहे हैं अभी, ये भी मैं कर लूंगा, ये भी मैं सुबह उठ के कर लूंगा। नो, जस्ट डू। 2 बार अगर हो गया इट्स फाइन। सर कल सुबह क्या कर सकते हैं? ये एक बहुत ही रिकमेंडेड है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो। बहुत बच्चों ने, मुझे पता है, एक डायरी बनाई है, जैसा मैं बोलता था, क्लास वालों ने भी बनाई होगी, एंड जनरली सब बनाते हैं कि एक जो मेरी गलतियां होती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट, तो आप उसको एक बार रीड करो। मेरे वाले रिसोर्सेस में से मैं आपको 2 चीज रेकमेंड कर सकता हूँ, आईडीटी के शॉर्ट्स और आईडीटी हॉट्स वीडियो। ये दोनों आप एक बार देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कंपाइलेशन होता है, रिलैक्स करके आपको सिर्फ चीजें सुननी है, बराबर। इससे ज्यादा जरूरी नहीं है कि कल सुबह को 5-6 घंटे पढ़ना है। अगर सुबह 3, 3.5, 4 घंटे का है, उठो, रिलैक्स करो, स्टे विद योर फैमिली, अपना चाय पियो, ब्रेकफास्ट करा, आराम से एग्जाम सेंटर में जाना है और फोड़ के आना है, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहो यार, डरे डरे मत रहो, अपने आप से कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट व्हाइल यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस कि यार आज मैं खत्म भाई, आज तो मैं करने वाला हूँ खेल, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ वो वाला कॉन्फिडेंस आए तुम में यार, बहुत डरे डरे जी लिए हम, प्लीज, ओके। चलो, अब सर एक ना सीक्वेंस ऑफ पेपर पे कुछ वो थे क्वेश्चंस। आइडियली मैं इन चीजों पे ज्यादा कमेंट नहीं करता क्योंकि थोड़ा पर्सनलाइज रहता है, बट मैंने जिन बच्चों से बात करी जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया था, और मेरा तरीका, मैंने लाइफ में जितने पेपर दिए वो कैसे दिए मैं आपको वो बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ये स्ट्रेटेजी है, पर्सनली ठीक लगे, ये वाला पार्ट पर्सनली ठीक लगे तो लगाना, वरना छोड़ देना। डोंट सी ऑल द क्वेश्चंस एट वंस। क्वेश्चन देखा, अच्छा ये है, अच्छा ओके, सेकंड भी देख लिया, थर्ड भी देख लिया, फोर्थ भी देख लिया, थोड़ा सा पैनिक, ये मैं खासकर बोल रहा हूँ फर्स्ट 15 मिनट्स में। उससे क्या हो सकता है, लेट्स से थर्ड फोर्थ में ऐसे कोई पार्ट से जो आपको नहीं आते, दैट पैनिक विल रूइन योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑल्सो, ओके। व्हाट आई यूज्ड टू डू, मेरा एक तरीका क्या रहता था, जो आपको ठीक लगे तो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। फर्स्ट 15 मिनट्स में जो मुझे पता है, आपको डिस्क्रिप्टिव का पेपर मिल जाता है और एमसीक्यू का आपको 2 बजे मिलेगा, बराबर। तो 15 मिनट में आपके पास डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन पेपर रहेगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 जो 14 मार्कर का आएगा उसका प्रॉपर रीडिंग ले लो,
सारे एडजस्टमेंट्स उसके चेक कर लो, एंड क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका अटेम्प्ट करने का टाइम होगा वो उससे कम हो जाएगा। रादर देन डूइंग 3 4 5 क्वेश्चंस का ऊपर ऊपर से रीडिंग एंड कंफ्यूजिंग योरसेल्फ, वो खिचड़ी पकाने से अच्छा है आप दोबारा जो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे उसमें फिर से टाइम जाएगा। तो इससे अच्छा आप एक बार क्वेश्चन नंबर 1 ही प्रॉपर्ली रीड क्यों नहीं करते। मैं डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूँ 70 मार्क्स का जो आपको करना है। जस्ट सी इफ इट मेक्स सेंस सो दैट यू हैव सम स्ट्रेटेजी व्हाइल यू स्टेप इनटू द एग्जाम हॉल। एक मुझे ना ये चीज कभी समझ नहीं आई, बहुत बच्चे ना टाइम बेस्ड क्वेश्चंस लगाते हैं। सर इतने मिनट में ये क्वेश्चन, अरे मेरी बात सुन, हो सकता है तुझे किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगे और हो सकता है दूसरे किसी क्वेश्चन में कम टाइम लगे, वो कंपेंसेट हो जाएगा। तो तुम स्टार्टिंग से इतना प्रेशर बना के मत चलो, उससे क्या प्रॉब्लम होगी, टाइम खत्म हो रहा है और आप गड़बड़ कर दोगे सवाल में, तो जो सवाल करोगे उसमें भी ढंग से नहीं होएगा, एंड यू आर देन अगेन यू विल फॉरगेट द स्ट्रेटेजी। यार जो कर रहे हो वो अच्छे से करो। एमसीक्यूज इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। कई बच्चे एमसीक्यू पहले करते बाद में करते, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं जो होता अगर ऐसे वाले पेपर में तो मैं एमसीक्यू बाद में करता। मैं एक बार मैं इसका रीजन बताता हूँ। अभी कुछ 3 बच्चों से मेरी बात हुई थी जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया था, उसमें से एक क्लास का ही था। दे टोल्ड मी कि सर हमने ना पहले एमसीक्यूज किया पर एमसीक्यूज में ना हम थोड़ा सा अटक रहे थे, कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे थे, काफी टाइम निकल गया, जैसे 1 घंटा 20 मिनट वॉट एवर इट इज। एंड उसके बाद ऐसा लगा कि अब तो 70 मार्क का भी रहता है और एमसीक्यूज में भी कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो एकदम पैनिक क्रिएट हो गया। सो रादर व्हाट यू कैन डू, अगर आप डिस्क्रिप्टिव पहले हैंडल करते हो फिर आप एमसीक्यूज करोगे तो इट इज पॉसिबल दैट यू कैन बी यू विल बी एबल टू सेल थ्रू द पेपर प्रॉपर्ली। बट दिस इज पर्सनलाइज्ड, आपको कुछ और स्ट्रेटेजी लगती है आप बिंदास लगाओ एकदम जो पर्सनलाइज अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर कोई फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं होती है, आपकी मर्जी है, वॉट एवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू। एमसीक्यू को कैसे रीड करना है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्या गलतियां होती है, तो आर्ट ऑफ क्वेश्चन रीडिंग का वीडियो कल सुबह आएगा, ध्यान रखना चैनल के ऊपर, बस कल सुबह एक ही वीडियो आने वाला है वो। अब रही बात कुछ प्रेजेंटेशन के टिप्स की। अब प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं आपको 3-4 बातें बताता हूं, ये फॉलो कर लो, पेपर में तुम्हारा मिल जाएंगे नंबर। नोट्स वाली बातें, आप कई बच्चों का ऐसा रहता है कि सर पूरे डिटेल में नोट्स लिखने क्या। देखो आईसीआई के आंसर्स में तो डिटेल के नोट्स रहेंगे, लेकिन हम पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता बहुत बारी, तो एटलीस्ट यू कोट द मेन पार्ट। मेन मतलब हिटिंग पार्ट, एग्जामिनेशन दे रहे हो क्यों दे रहे हो, नहीं दे रहे क्यों नहीं दे रहे, मेन पार्ट आपका हिट हो जाना चाहिए विद अंडरलाइन। और ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप टेबल में दो, खासकर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं। कभी कभार क्या होता है आप टेबल में डालते हो और लिखते हो नोट 1 नोट 2, फिर नीचे जब नोट लिखते हो ना तो दोबारा दिमाग लगाना पड़ता है ऊपर क्या ट्रीटमेंट किया था। इससे अच्छा वहीं पे उसका जैसे पर्टिकुलर्स में आपने जो भी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी सर्विस की पेमेंट है, ब्रैकेट में आरसीएम एफसीएम का ब्रीफ रीजनिंग दे दिया, 2 लाइन में खत्म, और उसको दोबारा नहीं सोचना, फिर नीचे दोबारा नोट 1 2 3। मेरे को ऐसा लगता है उससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, मैं कभी नहीं करता था ये डीटीआईडीटी में, ठीक है। सो यू कैन फॉलो दैट। सेकंड कंक्लूजन भाई साहब आपको मैंडेटरी है। देखो बेसिक फॉर्मेट आपको क्या फॉलो करना है, कोशिश करना है करने की, फर्स्ट लाइन में ना एक ओपनर दे देना। ओपनर मतलब ये किस चीज का इशू है, क्वेश्चन आया है कौन से चैप्टर से कहां बात कर रहे हो आप। सीधा लीगल प्रोविजंस लिखने की बजाय आप एक लाइन दे सकते हो, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू रिफंड अंडर जीएसटी, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू कस्टम्स, मतलब कस्टम्स का क्या चैप्टर है, क्लासिफिकेशन है, व्हाट इज दिस, ताकि उसको समझ आए कि यार तुमने पिन पॉइंट सही कर दिया है। उसके बेसिक लीगल प्रोविजंस लिखो, फैक्ट्स एंड एनालिसिस, फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, मेन एनालिसिस, एंड कंक्लूजन एक लाइन में जो सवाल ने पूछा वो 1 लाइन में तुम्हें डालना है। पूछा है इज द स्टेटमेंट वैलिड और इनवैलिड, स्टेटमेंट इज वैलिड, refund applicable or not, refund what is the amount, मतलब whatever they have asked in 1 line। एंड कीवर्ड्स को भाई साहब अंडरलाइन करना। अंडरलाइन करने का पर्पस क्या है, ब्रिंग अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर देयर। आपको एग्जामिनर का काम आसान करना है। एग्जामिनर को ऐसे आप बुला रहे हो कि सुन सुन सुन, ध्यान मत बटा, ये देख ये देख, ये चाहिए ना तुझे आंसर में, ये देख मैंने ये अंडरलाइन किया, ये अंडरलाइन किया, ये कंक्लूजन है, तुम उसका काम आसान करो, तुम्हें नंबर मिलेगा। तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है चलेगा, लेकिन लेजिबल रखना। हैंडराइटिंग अच्छी होना ना होना और लेजिबल होना ना होना में फर्क है। गंदी हैंडराइटिंग में भी लेजिबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, सो दैट द वर्क ऑफ एग्जामिनर इज इजी। तुम्हें उसका मूड खराब नहीं करना है, प्रैक्टिकल प्रोफेशनल एग्जाम से ये तो बहुत सारी आंसर शीट चेक करनी है, मूड खराब मत करना उसका, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेसिक प्रेजेंटेशन टिप्स थे। सेक्शन नंबर और एक्ट के ऊपर, सेक्शन नंबर के अलग नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन लिखते वक्त अगर तुम्हें लग रहा है तुम कॉन्फिडेंट हो तो लिख दो, मुझे लगता है थोड़ा इंप्रेशन बन सकता है, अलग से मेहनत नहीं मारनी। 1% का भी डाउट है तो सेक्शन नंबर नहीं कोट करना। बेसिक एक्ट आप कोट कर सकते हो, सीजीएसटी और आईजीएसटी। मैं क्या करता था, एक बार स्टार्टिंग में पेपर में लिख देता था सीजीएसटी मतलब द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 एंड आईजीएसटी इज दिस इंटीग्रेटेड, एक बार फुल फॉर्म लिख देता था और उसके बाद में पूरे आंसर शीट में सीजीएसटी एसजीएसटी 2017 लिखता था, ठीक है। बट अगर आप सेक्शन लिख रहे हो और आगे एक्ट नहीं लिख रहे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सेक्शन 10 लिख के छोड़ दिया, अरे कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हो या प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स की बात कर रहे हो,
हमारे कोर्स में प्लेस ऑफ सप्लाई और चैप्टर नंबर 14 इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये आईजीएसटी के मेनली, बाकी सब आपका सीजीएसटी का है। समझ में आया? बस ये आपसे मैंने 14 मिनट्स लिए। कल धूम मचानी है तुम्हें। क्या मचानी है? धूम। सो रॉकेट टुमारो एंड मेक मी प्राउड, जेन्युइनली। और मैं पता है कब प्राउड रहूंगा आपसे, मुझे नंबर तो ठीक है यार, दैट इज द कॉन्सिक्वेंस। अगर कल आप मुझे ये बोलते हो ना सर मैंने मेहनत करी, अपना बेस्ट दिया, आवर वर्क इज डन, फिर जो भी रिजल्ट आता है अपन देख लेंगे। तो डर डर के नहीं जाना है। जैसे टिपिकल अपना जो है ना, जस्ट शो योर सेल्फ अ डिफरेंट पर्सन। आप में से ही है वो जने जो रैंक लाने वाले हैं, जो आईडीटी में 80 नंबर 85 नंबर लाने वाले हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम। सो डोंट लेट योर थॉट्स एंड योर फियर एंड योर एंजाइटी एंड योर पास्ट एक्सपीरियंसेस शो यू अदरवाइज। आप हो उस केपेबल, मुझे पता है वो चीज। ठीक है, तो जाओ, कल अच्छे से धूम मचानी है तुम्हें, एंड फिर मेरे को बताओ क्या फीडबैक रहता है। कल सुबह मैं आपको एक बार आर्ट ऑफ क्वेश्चन रीडिंग बता दूंगा। बाकी मिलते हैं आपके पेपर के बाद, और टेलीग्राम के टच में रहना प्लीज। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पोस्ट करने वाला हूँ रात को, सो दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक, चलो लग जाओ, पेंडिंग सिलेबस को खत्म करो एंड टेक अ गुड नाइट स्लीप। अच्छे से नींद कंप्लीट करना, एंड कल प्रॉपर फ्रेश होके पेपर दे के आना है। ओके।